तो लगातार अपनी रैलियों में कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं, खास तौर से उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर कि इस मुल्क में एक बार फिर कश्मीर में वजीर आजम और सदर रियासत वापस लेकर आएंगे। वजीर आजम ने देहरादून की रैली में इस मुद्दे को उठाया है। हम बात करते हैं अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में, जिसमें ईडी ने जुमेरात को दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल की और बताया जा रहा है कि इसमें मुबैना बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के हवाले से किए गए एपी का जिक्र अहमद पटेल के लिए किया गया है और फैम का मतलब है एक फैमिली, एक परिवार, और इशारा सीधे गांधी परिवार की तरफ है। मेरे साथ इस चर्चा में खास मेहमान जुड़ गए हैं, आइए उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। मैंने अपने साथ इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से स्वदेश सिंह को जोड़ा है, नौजवान लीडर हैं और अक्सर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखने के लिए हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। सर खैर मकदम है आपका स्वदेश जी। मेरे साथ विजय कौशिक जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, बहुत बेहतर तरीके से अपनी पार्टी का आप मौक़िफ़ रखने के लिए जाने जाते हैं। मैंने अपने साथ सियासी तज्जियाकार के तौर पर डॉक्टर प्रवेश कुमार जी को भी जोड़ा है, वो भी हमारे साथ आ चुके हैं स्टूडियो में। और मेरे साथ इस वक्त मेरी खुशनसीबी है कि मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब भी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर आपसे भी मैं बहुत सारी बातें करूंगा इस मुद्दे के हवाले से, कितना नुकसान हो रहा है इस डील के रुक जाने की वजह से, और आर्मी और हमारी फोर्सेस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत क्या है, और सियासत में चीजें कैसे फंस जाती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं कांग्रेस का सबसे पहले रुख करना चाहूंगा। कांग्रेस फिर फंसी, एक बार फिर फंसी नजर आती है। इलेक्शन का ये पूरा मोड है, अहमद पटेल साहब का नाम सीधे तौर पर ऐसा लगता है आ रहा है। एपी मतलब अहमद पटेल, फैम मतलब एक परिवार। गुजरात में इलेक्शन होने हैं, अहमद पटेल बड़े लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। राज्यसभा के इलेक्शन में हमने उनकी ताकत देखी थी वहां पर, जहां पर कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई थी और बीजेपी ने कोई काट वो कर नहीं पाई थी। ऐसे में अहमद पटेल का नाम इस वक्त इस तरह से आना कितना बड़ा नुकसान, और कैसे कांग्रेस इसको देखती है? आप मुस्कुरा क्यों रहे? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि मैं आज तक देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को केवल जुमलेबाज समझता था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो कहानीकार भी हैं और स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ईडी की और सीबीआई की बैठ बैठकर। ईडी कहती है कि जी नाम अच्छा जी, एपी एजेंसियां अगर अपना काम कर रही हैं, और अभी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे राहुल गांधी जो धमका रहे हैं आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीश, कोई चौकीदार बाहर होगा, वो क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीश पहली बार इकट्ठे होकर देश की मीडिया के सामने आए थे। इसी तरीके से सीबीआई का किस तरह से मजाक सुप्रीम कोर्ट में उड़ा इसी सरकार के टाइम में। तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका मखौल उड़ रहा है, क्योंकि उनका संचालन एक तोते की तरह कांग्रेस के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस के लोगों के नाम आ रहे हैं दलाली में, तो फिर एजेंसियां अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं। ये बहुत बड़ा मजाक है देश की जनता के साथ में। एपी का मतलब एक नाम नहीं हो सकता, दो नाम भी हो सकते हैं। ऐसा बोलिए ना, आप सीधे एजेंसियों को क्यों टारगेट करते हैं? अमित शाह और पीयूष गोयल भी हो सकते हैं। तो जब कांग्रेस सरकार आएगी तो इन भ्रष्टाचारियों की हम जांच कराएंगे। रही बात इस डील का मतलब, अमित शाह कहां से हो गया? ये दो नाम हो सकते हैं। अच्छा जब आप एपी से अहमद पटेल मान सकते हैं तो मैं अमित शाह और पीयूष गोयल क्यों ना मानूं? आप बताइए मुझे। चलिए, तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। मैं इसी सवाल के साथ, मेन मुद्दा ये है, इनकी आदत है पहेलियां बुझाने की, देश की जनता को गुमराह करने की। जैसे एक मदारी ड्रामा करता है ना, डुगडुगी बजाकर, और तरह तरह के सपने दिखाता है, ख्याल दिखाता। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, उस पर बात नहीं करते। नमामि गंगे की बात की थी जिसमें 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 14,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हो चुका है, उसके बारे में बात नहीं करते। जो इन्होंने पीएलपीए घोटाला किया है अरावली की श्रृंखलाओं को बर्बाद करने के लिए, उस मुद्दे पर कोई बात नहीं करते। तो ये घोटालों की सरकार है। राफेल मुद्दे पर आज तक ये कभी उसकी कीमत नहीं बता पाए। वरना देखिए, आर्मी के जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, अगर ये गिलास या जहाज कोई भी चीज भारत सरकार ने किसी कंट्री से खरीदी है, अरे उसके रेट बताने में, देश की जनता को रेट बताने में ऐतराज क्या है आपको? कतर ने भी उसी विमान को खरीदा, रेट बता दिए, लेकिन आप हैं कि रेट बताने के लिए तैयार नहीं है, पहेलियां बुझा रहे हैं। तो जो राहुल गांधी जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है, निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आने पर इनके सारे घोटालों को उजागर करेंगे। नोटबंदी देश और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला थी। खुद सरकार ने माना कि नोटबंदी से किसानों को नुकसान हुआ, नोटबंदी से बेरोजगारी बढ़ी, यानी कि रोजगार तो दे ना सके, उल्टा बेरोजगार लोगों को कर दिया। तो ये जो जितनी भी जांच एजेंसियों के माध्यम से पहेलियां बुझा रहे हैं, बिचौलियों का, दलालों का सफाया अगर किया जा रहा है, जैसा कि वजीर आजम कहते हैं कि मैंने सबसे पहले उन पर नकील कसी है, तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। कांग्रेस के फिर लोगों के नाम उजागर हो रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी की बात है, आप मुद्दों की बात करते हैं, जेल भेजे जाएंगे। आने के बाद
मुझे बड़ी खुशी की बात है और एक चौकीदार बाहर होगा। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि भी आप मुद्दों की बात करते हैं। देखिए, मोदी जी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जो पार्टी देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी, चुनाव के बाद एकाएक देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई। देश भर में बीजेपी कार्यालयों के लिए जमीनें खरीद ली गई, वहां ऑफिसों का काम चल रहा है। और किस तरीके से देश की जनता का पैसा प्रचार पर और दुष्प्रचार पर लुटाया जा रहा है। 6600 करोड़ रुपए विदेश यात्राओं और प्रचार पर खर्च हुए, जिनमें से 4600 करोड़ रुपए इन्होंने केवल अपने प्रचार पर खर्च किए हैं। कांग्रेस ने तो रामराज मुझे ये बताइए ना, पब्लिक का पैसा था। राज्य की अवधारणा तो कांग्रेस ही लेकर आई इस देश में कितने समय, और इसी का नुकसान हुआ कि 2014 में कांग्रेस। देखिए, श्वेत क्रांति कांग्रेस की देन, हरित क्रांति। ठीक है, मैंने आपका मौक़िफ़ ले लिया। मैं स्वदेश के पास जाना चाहूंगा। स्वदेश एपी का मतलब अमित शाह और पीयूष गोयल भी तो हो सकता है, अहमद पटेल ही क्यों? और चुनाव के वक्त क्या, जैसा कि इनका इल्जाम है, यह मामला उछालना सिर्फ और सिर्फ सियासी एक शगुफा तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति तो नहीं? देखिए, पहले हमें समझ लेना पड़ेगा कि ये अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम जो है, जो घोटाला है, ये दरअसल हुआ कब और किसने डील कैंसिल की थी, किसके समय पे पहली बार कार्रवाई हुई थी। नहीं तो एक साधारण सी डील थी, बिजनेस डील थी वीवीआईपी चॉपर्स की, कि हमारी इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से जो हमारे देश की वीवीआईपी उनके लिए खरीद लिया जाता। दरअसल ये हुआ ही 2010 में डील साइन की गई और 2012 में एक मामला सामने आ गया जब जहाज आने वाले थे। इवन मैं आपको बताऊं इमरान भाई, 3 जहाज आ भी गए। जब 2012 में मामला क्या सामने आया, मामला ये सामने आया कि इटली की पुलिस ने, कहा कि भारत की नहीं, इटली की पुलिस ने वहां पे अगस्ता वेस्टलैंड के सीईओ को पकड़ा। क्यों पकड़ा? जेल हुई कि भाई आपने जो डील की थी उसमें आपने ब्राइबरी दी है। उससे मामला निकलता है। इवन तब यूपीए की सरकार थी, उसमें अमित शाह पीयूष गोयल तो नहीं थे, तो इसलिए अमित शाह पीयूष गोयल तो हो नहीं सकते, क्योंकि मामला जब पहली बार सामने आया, जब स्कैम हुआ। तो अब इसलिए आप देख लीजिए एपी हो कौन सकता है। तो उसके बाद यूपीए की सरकार ने 2013 में डील कैंसिल की और उसमें नाम निकल के आया बिचौलिए क्या, मिडिल मैन के रूप में क्रिश्चियन मिशेल का, जिसको अभी माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे मामा जी थे। उन्होंने 300 ट्रिप इस देश में लगाई थी और किससे मिला करते थे, उसके फोटोज भी बहुत ज्यादा सामने आ चुके। तो जब सरकार किसकी थी, डील किसने साइन की, डील क्यों कैंसिल की किसने की, नाम मिडिल मैन में किसका आया, उसके बाद उनके ऊपर भी केस हुआ था, लेकिन वो मामला रफा दफा हो गया। तो यानी कि पूरी चार्जशीट बनके भी रफा दफा केस हो गया, फिर वो देश छोड़ के चले जाते हैं। इवन उन्होंने खुद स्वीकार किया है अभी एक एजेंसी की रिपोर्ट में कि प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत दबाव के कारण यूएई ने उनको गिरफ्तार किया और प्रत्यर्पण किया। यूपीए की सरकार ने संजीदगी दिखाते हुए खुद इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूं कि जांच दिए थे, तो उस जांच में क्या निकल के आया? आप क्या, अगर आप ये मानते हैं कि मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं था, तो बताइए कि नहीं, कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं था, हमने बिना मिडिल मैन के ये किया था। एयरफोर्स के जो चीफ थे एसपी त्यागी जी, जिनकी कंपनी किश्नोम नाम की थी, उनको पैसा नहीं दिया गया था क्या? 225 करोड़ रुपए की ब्राइबरी इस मामले में दी गई है, तो किसी ने तो ली भी है ना। इसीलिए वहां इटली की पुलिस ने सीईओ अगस्ता वेस्टलैंड के सीईओ को क्यों पकड़ा? क्योंकि उन्होंने ये उनकी डायरी मिली। अरबी भारत की किसी एजेंसी ने डायरी नहीं पकड़ी, उन्होंने डायरी पकड़ी। इटली की पुलिस ने कब पकड़ी? 14 के बाद नहीं पकड़ी, 2012 में पकड़ी। तो यानी सब कुछ मामला तो 2014 से पहले का है, सारे प्रमाण थे। उसी मामले को, उसी प्रमाणों के आधार पे जो ईडी है, सीबीआई है, वो मामले को आगे बढ़ाने लगी। प्रधानमंत्री ने जब व्यक्तिगत आग्रह किया, यूएई में जो बैठे हुए थे जो मामा हमारे क्या कहते हैं क्रिश्चियन मिशेल, तो उनको पकड़ा गया, प्रत्यर्पण हुआ, वो आए। और वो जब सारी चीजें अब निकल के आ रहे हैं, आप अभी अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि वहां पे क्या क्या नाम निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जब आदमी फंसेगा तो कुछ नाम तो लेगा ना बचने के लिए। और भी विवेक सक्सेना का भी नाम आया के लिए। सरकार और इटली के बीच में खुफिया समझौता हुआ है, यह भी इल्जाम कांग्रेस लगा। 14 से पहले कि 14 से बाद? बता तो रहा हूं, सब कुछ 2012 का मामला है। 12 में तो कहां थी भाजपा की सरकार, कहां थे अमित शाह जी, मोदी सरकार पर इल्जाम लगाते हैं। 2014 के बाद बनी हम सब लोगों के सामने सारा डॉक्यूमेंट सामने है। 2013 में थी क्या? 14 में ही तो इनको फरार किया गया। जनवरी 2014 के बाद मई में तो हमारी सरकार आती है साहब। 26 मई से पहले के सारे मामले हैं। उसके बाद जब हमने 2016 में सारे मामले फिर दाखिल करने शुरू किए, और आपने देखा 2018 आते आते जो स्क्रीन पे साफ दिख रहे हैं वो क्या कहते हैं भारत में मौजूद थे। तो इसलिए कहीं से भी ये मामला इतना बनता है कि एक व्यक्ति था, एक अगस्ता वेस्टलैंड की डील थी जिसमें उसने पैसे खाए और यहां पे भी बांटे, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस शामिल थे। उनमें से पॉलिटिशियंस के नाम अब फाइल्स में निकल के आ रहे हैं, उनकी डायरीज में नाम मिल रहे हैं उसके सिंबल्स में। तो उससे नाम निकल के
सामने आ रहे हैं। दरअसल ये अच्छा, ये जिनका नाम निकल के आ रहा है वो लोग क्यों बताएंगे कि अरे भाई मैंने पैसे खाए थे? वो तो उसको भगाना चाहेंगे ना। वो भाग के गया था, दुबई में बैठा हुआ था, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रुचि ली, आग्रह किया कि अरे ये हमारे यहाँ ये सब सारे ईडी ने फाइल किया हुआ केस और आप इसको प्रत्यर्पण कीजिए कि मोदी सरकार ने डील के तहत वो इटालियन मरीन जो कि कत्ल के इल्जाम में पकड़ाया था उसको भी एक समझौते के तहत रिलीज कर दिया, देखिए आप रिहा करवा दिया। एप्पल और ऑरेंजेस को अगर कंपेयर करेंगे तो कुछ निकल के नहीं आएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, 2010 की डील है, 12 में इटली की पुलिस ने वहां के अगस्ता वेस्टलैंड को सीईओ को भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा, उससे डायरी निकल के आई, उससे क्रिश्चियन मिशेल का नाम निकल के आया। फिर भारत में उसको इवन यूपीए की सरकार ने डील कैंसिल भी कर दी, यूपीए की सरकार ने की, 13 में की। फिर उससे क्रिश्चियन मिशेल का नाम निकल के आया, लेकिन इनको क्लीन चिट मिली, वो यहां से वो अंतिम बार 2013 में देखे गए भारत में, उसके बाद वो लौट के नहीं आए। तो उसके बाद जब दोबारा ये केसेस शुरू हुए तब मामला सारा निकल के आता है। इसमें कहीं बीजेपी का तो रोल ही नहीं हो सकता है, ये सरकार और एजेंसी का रोल है, इसको जबरदस्ती चुनाव से कहते हैं कि क्रिश्चियन मिशेल को आप लोगों ने पढ़ा के समझा के जो है इस तरह से 300 बार जब वो भारत में किया, 300 बार जब वो भारत आए थे तब ना बीजेपी की सरकार थी, ना डिफेंस से बीजेपी का कुछ लेना देना था। ये तो वो लोग बताएं जो उस समय डिफेंस डील कर रहे थे। और एक बार मैं फिर विजय कौशिक के पास आना चाहूंगा, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा। विजय कौशिक, जो इल्जाम आप लोगों पर लगते हैं और जो नाम आ रहे हैं वो नाम शॉर्ट में ही आ रहे हैं, उनका मतलब हो सकता है ये भी हो मुबैना तौर पर, कथित तौर पर, कांग्रेस को इतनी बौखलाहट क्यों हो जाती है? ठीक है, अगर नहीं है ऐसा तो आप अपने हिसाब से उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस के आपके कौमी सदस्य देखिए स्टेज से धमका रहे हैं कि हम आए तो कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, मतलब बदले की भावना, मतलब कहीं तो तड़प है, पेट में दर्द तो है, और इसको देख करके बीजेपी खुश होती है और ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि देखिए ये है चोर की दाढ़ी में तिनका। पहली बात तो ये कि हमें कोई परेशानी नहीं है किसी तरह की, क्योंकि जब हमने देश के लिए लड़ाई लड़ी, देश को आजाद कराया, उसके बाद भी देश को इस विकास की ऊंचाइयों पर लेकर गए। कांग्रेस का ही योगदान था सबसे बड़ा। आरएसएस कहां थी, भाजपा कहां थी, सुनिए ना, चलिए आप जो भी मर्जी मानिए, तो देश को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने में पहले हम इस घोटाले की तरफ आते हैं। जैसे ही यूपीए गवर्नमेंट को पता चला कि भी इसमें भ्रष्टाचार संबंधी बातें हुई हैं, तो डील में हम इस तरह के क्लॉज रखते थे कि भी अगर कोई घोटाला करेगा तो वो सारा पैसा हमें रिफंड मिलेगा, बैंक गारंटी होती थी। तो हमने सबसे पहले इस डील को रद्द किया, मुकदमा दर्ज कराया, और जो इसमें हमारा पैसा गया था वो सब हमें बैंक गारंटी के द्वारा पैसा मिल गया। इसमें देश का कोई पैसा डूबा नहीं है, पहली बात तो ये सब कांग्रेस सरकार की ही देन थी। अब इन्होंने राफेल में से भ्रष्टाचार संबंधी क्लॉज हटा दिए, कल को इनका जब घोटाला उजागर होगा तो भारत सरकार इस परिस्थिति में भी नहीं होगी कि हम अपना एडवांस पैसा वापस ले सकें इस कंपनी से। तो ये तो मोदी सरकार के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है राफेल। इन मुद्दों पर ये बात नहीं करते। अब ये कहते हैं कि बीजेपी नेताओं को क्यों मिला होगा पैसा। देखिए, बीजेपी विपक्ष में थी, हमारी सरकार जो भी अच्छे काम करती थी उनमें रोड़ा अटकाती थी। चाहे एफडीआई लाने की बात हो, हम 49% लाने की बात करते थे तो ये उसमें रोड़ा अटकाते थे। आज अपनी सरकार आने पर 100% का आपके मुताबिक उन्होंने डील कर ली होगी। बिल्कुल जी, इन्होंने लिया होगा जी रिश्वत का पैसा, अमित शाह जी ने, और इन्होंने बिल्कुल पैसा लिया। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। कांग्रेस ने पैसा नहीं डूबने दिया देश की जनता का। मैं एक बार आपके पास आना चाहूंगा सर, हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब हैं। सर, ये जो डील कैंसल हुई है उसका हमारे डिफेंस को लेकर के कितना बड़ा नुकसान हो रहा है या कितना फर्क पड़ा है उससे, ये इस पर जरूर रोशनी डालिए। देखो इमरान, इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा। आपको मालूम है कि भारत देश के अंदर जो भी डिफेंस डील है उसके अंदर मिडल मैन और लॉबिंग अलाउड नहीं है। अगर ये होता है तो ये एक कानूनी जुर्म है। होता क्या है कि जो भी कार्रवाई होती है इसके अंदर ज्यादातर हमारी डिफेंस डील इसके अंदर फंस जाती हैं और बड़ा देश को नुकसान होता है। आपको पता है 87 के अंदर बोफर्स जो आई थी और वो जो गन अच्छी थी मगर वो कंट्रोवर्सी में बढ़ गई, और कंट्रोवर्सी में हुआ क्या, इतने साल तक वो केस चलता रहा, उस केस में कुछ निकला नहीं, कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ, पर उसका इंपैक्ट क्या हुआ, देश में एक गन नहीं आई जो हमें जरूरत थी 30 साल तक। अब आई है M777 जो हमने अमेरिका से ली हैं, जो कि लाइट हाउजर हैं, जो कि हम अभी पाकिस्तान और चीन के अगेंस्ट नदन बॉर्डर में लगाएंगे। इसी प्रकार अभी आया है हमारे पास K9 वज्रा। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो डिफेंस डील है इनके अंदर हम कहीं ना कहीं इस मुद्दे में फंस जाते हैं। होता क्या है, देश की सुरक्षा पे इंपैक्ट होता है और पॉलिटिशियन पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। 25-30 साल केस चलता है, होता कुछ नहीं निकलता और आपका नुकसान हो गया होता। तो अभी आप क्या है, ये जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है इसको रिफाइन करने का
जरूरत है? किया है 2013 के अंदर, आपको मालूम है यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में इन्होंने जब 2012 में ये आपका जो वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के बाद इन्होंने उसको रिफाइन किया, फिर 2016 में भी उसके अंदर कुछ न कुछ अमेंडमेंट लाई गई। मेन मुद्दा यह है कि अगर ये डील जो है हमें इस ढंग से करनी है कि साफ सुथरी और ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि इसका इंपैक्ट आपकी सिक्योरिटी पे बहुत पड़ता है। जैसे अब ये वेस्टलैंड आपने हेलीकॉप्टर बुलाए, ये 12 हेलीकॉप्टर आने थे, अगर ये वीआईपी हेलीकॉप्टर नहीं आते तो जो मी-17 है जो एज हो गए उनका इस्तेमाल किया जाता है, और वो हेलीकॉप्टर कहीं ना कहीं एयरफोर्स को यूज करने हैं हमारे आपके सप्लाई के लिए, आपके लॉजिस्टिक बिल्डअप के लिए, तो वहां से निकाल के आपको आप वीआईपी को दे रहे हो। तो ये तो जरूरी है कि आपकी जो देश की वार प्रिपेयर्डनेस है उस पर इंपैक्ट करता है, उस पर सीधा असर पड़ता है। तो ये मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या करें, ऐसा क्या तरीका निकाला जाए कि जो भी डील है वो साफ सुथरी आए, ट्रांसपेरेंट हो, और उसके अंदर की कोई भी मिडल मैन या लॉबिंग का चांस ना हो। ये जरूरत है, क्योंकि अपने देश के अंदर जैसे अभी रफेल है, आपको मालूम है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं आज की तारीख में हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, फाइटर स्क्वाड्रन। अगर हमने दो तरफ लड़ाई लड़नी है चीन और पाकिस्तान के साथ, आज हमारे पास 32 स्क्वाड्रन हो गए हैं। आने वाले मोदी सरकार सर जो दावा करती है कि हमने ट्रांसपेरेंसी लाई है इस तरह की डील में, दलालों को खत्म करने की कोशिश की, ऐसा है क्या? आपको लगता है कि ऐसा है? बिल्कुल, देखो ये तो कंटिन्यूस प्रोग्रेस है। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि इस गवर्नमेंट ने, या हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि इसको ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, क्योंकि डील अगर स्ट्रक होती है तो देश की सुरक्षा पे इंपैक्ट है। ये मैं बताने की कोशिश करूं आपको, जैसे मैंने बताया कि 42 स्क्वाड्रन से 32 स्क्वाड्रन आ गए, अगले 3-4 साल में 3-4 स्क्वाड्रन और कम हो जाएंगे, तो भारत की सुरक्षा पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, स्पेशली पाकिस्तान और चीन के आगे। तो ये जो है अभी हमारा जो भी प्रोसीजर आए, ट्रांसपेरेंट आए, और इसको ये आना चाहिए कि इसके अंदर चांसेस आपके मिडलमैन और लॉबिंग के कम से कम हो, जिससे भारत की सुरक्षा पे इंपैक्ट ना पड़े। यही एक आज की जरूरत है देश के लिए, चाहे वो आपके वेस्टलैंड ये एयरक्राफ्ट थे, वीआईपी स्क्वाड्रन, या आपके जो रफेल है भी। ठीक है सर, तो कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं मरकजी वजीर अरुण जेटली, और कह रहे हैं कि सिर्फ सीबीआई ईडी को गाली देना ही क्यों, कांग्रेस चुप क्यों है? क्या कांग्रेस के पास इन तमाम दावों का और इन तमाम नामों का और इन इंकशाफात का यानी खुलासों का कोई जवाब है या नहीं, या सिर्फ इलेक्शन का ये शगुफा ये कहकर बात को टाल देना, ये बड़ा सवाल है। और उन्होंने उस वक्त के हालात और उसके बाद किसके दौर में जांच शुरू हुई थी, और जो कांग्रेस बार बार कहती है कि मोदी हुकूमत इसमें जानबूझकर कांग्रेस के बड़े लीडरों को फंसा रही है, उसको लेकर भी अपनी बात कर रहे थे अरुण जेटली। मैं आना चाहूंगा, हमारे साथ डॉक्टर प्रवेश कुमार साहब भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, सियासी तज्जियाकार के तौर पर। सर, कैसे अब इस पूरे मामले को देखें, जब अरुण जेटली कहते हैं कि आरजेएपी और फैम जैसे शब्द बार बार सामने आए, और उस दौर से आ रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार भी नहीं थी, अब कांग्रेस इस पर राजनीति करने का इल्जाम लगाती है, तो कैसे देखें? देखिए, आज देश में कोई भी अगर इशू उठता है, कोई मुद्दा उठता है, तो उसको राजनीति के साथ जोड़ देते हैं। हमारा मानना यह है कि सरकार की एजेंसी है, इस देश की एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है। यदि कोई काम वो कर रही है तो उसको स्वतंत्र रूप से करने देना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, आप हमेशा अपनी ही संस्थाओं पर अगर प्रश्न खड़ा करेंगे तो दुनिया में आपके बारे में क्या एक छवि जाती है, ये एक बहुत बड़ा जो है इस पर प्रश्न निकल कर आता है। आप देखिए कि इस समय देश में हो क्या रहा है। आर्मी ने कुछ किया तो उस पर आपने कह दिया कि साहब किया है या नहीं किया, उस पर प्रश्न खड़ा कर दिया। यानी कि कुछ भी देश में हो रहा है, कुछ भी जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं इस देश की अंदर, जो प्रधानमंत्री उनका मुखिया हो सकता है पर प्रधानमंत्री कभी उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, ऐसा संविधान के अंदर आता है। मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी एक ऐसा राजनीतिक दल जो सदैव इन तमाम तरह की चीजों को हमेशा नुकसान करता रहा, आप देखेंगे पुराने समय से 3 बार इमरजेंसी लगी और तमाम चीजें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वही इस आज के समय में प्रश्न कर रहा है कि सीबीआई, ईडी, और आप देखिए अरुण जेटली जी ने स्पष्ट कर दिया, मेरे साथी स्वदेश जी ने बता दिया कि भाई ये जो सारा मामला है ये
इस सरकार का नहीं है, इस सरकार में नहीं आया सारा। जो भी जांच शुरू हुई, डील खत्म हुई, जो भी उस पर प्रश्न लगे, जो भी चीजें हुई, वो सारी की सारी कांग्रेस समर्थित सरकार या कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो सरकार थी उसी ने किया है। यानी कि इस सरकार ने फिर क्या किया, आप प्रश्न इस पर लगा रहे हैं कि साहब मोदी जी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं या भाजपा उसको पॉलिटिसाइज कर रही है। अब मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से इस बात को जानना चाहूंगा कि साथी ये सब काम तो आपके समय में हुए, तो जब सब काम आपके समय में हुए तो इसमें मोदी जी ने क्या किया, और मोदी जी क्या सीबीआई या ईडी के अंदर इतना ज्यादा उनका इंटरफेरेंस है कि वो कह रहे हैं कि जल्दी करिए। आप सोचे कितने वर्ष लग गए, है ना। मामला 2013 से लेकर के 16, 17, 18, 19 हो गया, और अब सारी चीजें चल रही हैं। तो आप तो ये जो सरकार है, इस सरकार ने तो कोशिश करी कि भाई जो दूध का दूध है, पानी का पानी होना चाहिए, और समाज के सामने, देश के सामने जो सही है, असल जो सही चीज है वो देश के सामने आनी चाहिए। ये मांग करी थी, और सरकार की मांग थी, तो जो सरकार की एजेंसीज है वो उस पर काम कर रही है और ईमानदारी के साथ काम कर रही है। ऐसा मैं विजय कौशिक जी अब आपके पास आ जाऊंगा जी। अब आप जो कहते हैं, जो बात डॉक्टर प्रवेश भी कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ यूपीए सरकार के दौर में हुआ, तो आप ही बता दीजिए कि मोदी सरकार ने इस मामले में ऐसा क्या किया जिसको लेकर के कांग्रेस को तकलीफ होती है, और कांग्रेस या तो चुप्पी साध लेती है या फिर आपके कौमी सदर ऊपर से धमका रहे हैं कि देखी जाएगी, अगर हम आते हैं तो फिर कौन जेल जाएगा, किसको डालेंगे, इस तरह की बातों का, इस तरह के लफ्जों का वो इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये बौखलाहट भी है और फिर एक अजीब सी चुप्पी है। कैसे हम इसको देखें? मामले को दबाने की कोशिश भी है। क्या किया मोदी सरकार ने, आप बताइए, इस हुकूमत ने क्या किया इस मामले में जिसमें आपको शक है? चौकीदार चोर है। नहीं, ये जुमलेबाजी, सुनिए ना, नारेबाजी नहीं। आप ये बताइए, मेरी बात तो सुनिए। मैं वही कहना चाह रहा हूं। और जब चौकीदार चोर होता है तो वो क्या है, ध्यान भटकाने के लिए कभी कहेगा भैंस घुस गई थी बगीचे में, कभी कहेगा कि जी फलाना ऐसे हो गया, वो तमाम तरह के झूठ बोलेगा। देखिए अपना काम कर रहे हैं, मैं एक चीज कहता हूं, बात सामने आ रही है और कांग्रेस मैं एक चीज कह रहा हूं, तो फिर सारी चीजें ये पहेलियां बुझाना बंद करें मोदी जी। सीधा सीधा कहें डायरी में किसका नाम है। अरे भैया, जिनका नाम है उनको आप जेलों में डाल दो। आप सो कहां रहे थे? 5 साल से आपकी सरकार थी, अब चुनाव नजदीक आए तो जी ए के का मतलब ये है जी, बी के का मतलब ये है। जब हवाला डायरियों में भाजपा नेताओं के नाम थे, जब आप क्यों झूठ बोल रहे थे? जब उसके बाद में येदियुरप्पा की डायरी सामने आई तब आप झूठ बोलते हैं। वो डायरियों का उनका कोई महत्व नहीं है जी। आप मुझे ये बताइए कि ये जो झूठे इल्जाम है, इल्जाम ही है, क्योंकि बताइए इसमें ए के खिलाफ क्या एफआईआर दर्ज हुई है? भैया ए के, बी के, पी के, सबके खिलाफ, मैं कह रहा हूं एम के, पेम के, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दीजिए ना। फिर आइए मैदान में और साबित कीजिए ए के का मतलब ये है। मैं तो कहता हूं अरुण जेटली जी भी इसमें हो सकते हैं, भाजपा के तमाम नेता इसमें सामने आ सकते हैं, और गारंटी से कहता हूं जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम इस तरह की जो बदले की भावना से जो राजनीति कर रहे हैं, इस तरह की हमारी कभी कोई सोच नहीं रही। लेकिन जो इन्होंने नोटबंदी घोटाला किया है, राफेल का घोटाला किया है, नमामि गंगे घोटाला किया है हजारों करोड़ का, इसके अलावा पर्यावरण को बर्बाद करने के लिए पीएलपी एक्ट में संशोधन किया है, हजारों लाखों करोड़ का घोटाला किया है। इन सब घोटालों की जांच कराएंगे और हम पहेलियां नहीं बुझाएंगे कि जी इसमें मोदी जी हो सकते हैं। अगर मोदी जी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत ही पारदर्शी सरकारें होती हैं कांग्रेस की। 50 साल इस मुल्क ने देखा भी है कितनी पारदर्शी सरकारें होती हैं, और किस कदर के घोटाले यूपीए के दौर में हुए हैं उसकी भी एक बड़ी फेहरिस्त है। उस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगा। ऐसा नहीं है कि बहुत मासूमियत से आप जो है बातों को जो घुमा देंगे, चला देंगे, और यहां पर तमाम लोग बैठे हैं वो हाँ में हाँ मिला लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। एक छोटा सा वक्फा सर मैं यहां पर लूंगा, फिर इनके इल्जामात के जवाब कि आपको अगर इन नामों को लेकर के इतना ही क्लियर और आप साफ हैं कि ये वही नाम है, तो आप लोगों ने क्या किया? क्या इलेक्शन में सिर्फ इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? मैं सुदेश से सवाल का जवाब लूंगा। आपने 5 साल के दौरान कर देते और कह देते कि जी हमने इनको जेल भिजवा दिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। एपी का मतलब क्या? अहमद पटेल या फिर कोई और? फैम का मतलब क्या? इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल सामने आ रहा है, इस तरह के लफ्ज सामने आ रहे हैं, और इस पूरे मामले की जांच चल रही है और ये नई बातें निकलकर सामने आ रही है। मामला चुनाव का है और इस पर चुनावी बातें भी हो रही हैं, इल्जामात एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब हैं। सर, मैं आपसे एक चीज जरूर जानना चाहूंगा। आपने बताया कि बड़ा नुकसान होता है इस तरह की डील वगैरह रुक जाने का, खासतौर से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को।
मुल्क की हिफाजत को लेकर के जो एक स्ट्रेटेजी होती है उसको कहीं ना कहीं धचका लगता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस केस में अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए दरअसल, और जो चीज अभी भी रुकी हुई है, जो अब तक आ जानी चाहिए थी, उसको लेकर के अब क्या करना चाहिए? देखो इमरान, इसको इस तरीके से देखना है कि आपको पता है कि आज की तारीख में वीवीआईपी जो हेलीकॉप्टर हैं वो मी-17 और मी-8 का इस्तेमाल किया जाता है। और ये 1999 में ये डिस्कस किया गया था कि ये रशियन एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर हैं, पुराने हो गए हैं और अभी स्टेट ऑफ आर्ट हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, तभी ये वेस्टलैंड की बात चली थी। अब हुआ क्या है कि अब ये तो आ नहीं पाए और रुकावट पैदा होगी और ये जो थी ये डील जो है स्क्रैप हो गई। इससे रिजल्ट क्या होता है कि जो मी-17 मी-8 जो कि फौज के लिए इस्तेमाल करने आप लॉजिस्टिक बिल्डअप के लिए, वो आप वीआईपी स्क्वाड्रन में लाके इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर खामियत पड़ती है। और आपको पता है दूसरी बात यह है वो स्टेट ऑफ आर्ट नहीं है, बहुत पुराने जहाज हो चुके हैं, तो वीआईपी की भी जो सिक्योरिटी पर भी शक पैदा होता है। दूसरी बात यह है, अगर मान लो इस डील के अंदर कुछ खामियां हैं तो इस पे एक्शन लें, आप पॉलिटिकल विल दिखाएं और एक्शन लें और आप डील को दोबारा स्टार्ट करें। आपको हेलीकॉप्टर चाहिए वीआईपी, आप डरने के कारण यह ना हो कि अगली डील ही बंद कर दी, क्योंकि आपको यह जरूरत है कि आज की तारीख में आपको वीवीआईपी हेलीकॉप्टर चाहिए, क्योंकि आप मी-17 और मी-8 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आपको भारत की सेना को चाहिए। तो आप जल्दी से जल्दी इसको लॉजिकल एंड में ले जाएं और अगला कोई जहाज जो भी देख के करेक्ट प्रोसीजर 2013-2016 का जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर आया है उसके तहत आप नए हेलीकॉप्टर लें जिससे वीआईपी स्क्वाड्रन में आए और मी-17 और मी-8 जिनका इस्तेमाल देश की सेना के लिए लॉजिस्टिक बिल्डअप होना चाहिए उसमें करें। बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। लेकिन डॉक्टर प्रवेश, आपने बताया यहां पे और भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, हालांकि विजय कौशिक इसको नहीं मानेंगे, लेकिन 300 बार मिशेल के आने का जिक्र होता है, किन किन से मिला यह भी एक बड़ा सवाल है। आपने एक मिडिलमैन को इंटरटेन कैसे किया, यह भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे कई सवाल यहां पर पैदा होते हैं। 300 बार अगर कोई शख्स हिंदुस्तान की सरजमी पर आता है तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। कैसे इसको देखें? मैं एक मिनट विजय आपके पास आ रहा हूं, लेकिन डॉक्टर प्रवेश साहब से मैं एक मिनट बात कर लूं, फिर आपके सिर्फ 5 मिनट बचे मेरे पास। सर जल्दी। यही चीज मैं यही प्रश्न आपसे कर रहा हूं कि भाई विजय कौशिक जी से कि भाई ये क्यों हुआ। उस समय की सरकार यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस समर्थित सरकार थी, कांग्रेस उसको लीड कर रही थी। कोई आदमी आ रहा है देश के अंदर और 300 बार आ रहा है, एक दो बार नहीं, 300 बार आ रहा है, तो उसका रिकॉर्ड तो होगा इनके पास। वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है, सब उसको जान रहे हैं किस लिए आ रहा है, वो पूरा लगता है उसके अंदर, सारा आईबी होती है, सब कुछ पता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई सरकार के अंदर, सरकार में जो बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी उसमें शामिल लोगों ने उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो संरक्षण दिया, तभी तो वो आया। और आने के बाद आप देखिए कि जो डायरी निकलती है उसमें निकल कर आता एपी, पीओएल, बीयूआर, एएफ, फैन, ये नामों का इस्तेमाल होता है। और कई एक जगह शायद उसमें ये भी लगाया गया है कि भाई अब ये जल्दी से जवाब दे दीजिए। महिला है, इटली की महिला है, उसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। प्राइम मिनिस्टर बनेगा। के दौरान आप लोगों क्या है इस पे अपने कार्यकाल में कोई बड़े ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर दी? जो एपी, बीपी, एसी, बीसी जितने नाम थे और आपको लगता है कि वही है तो उनपे एफआईआर करा देते, कोई तो कार्रवाई होती दिखती ना। जो इल्जाम ये लगा रहे हैं कि सिर्फ चुनावी मुद्दा है इसलिए इसको बनाए रखो। देखिए, आप बिल्कुल तथ्य बहुत सामने हैं। दिसंबर 2018 में तो क्रिश्चियन मिशेल साहब भारत आए हैं, यानी कि वहां पे जब हमने पूरे दस्तावेज ठीक तरीके से दुबई की सरकार को दिए कि साहब प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रुचि लिए, क्रिश्चियन मिशेल खुद कह रहे हैं। उसके बाद उनके आधार पे जनवरी के अंतिम दिन 30 जनवरी को राजीव सक्सेना और दीपक तलवार आए हैं। अब राजीव सक्सेना अप्रूवर बने हैं कि इस मामले में जी मैं सहयोग करूंगा, जो सारी जानकारी है कागज के सहित मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ये लोकतंत्र है, यहां पे जांच के माध्यम से लोगों को पकड़ा जाएगा, तथ्यों के आधार पे पकड़ा जाएगा, सबूतों के बयानों के आधार पे पकड़ा जाएगा। अपने मन से किसी सरकार का नहीं आएगा कि अच्छा विरोधी पार्टी का नेता पकड़ के जेल में बंद कर दो, ऐसा नहीं होगा। आपको दिसंबर 2018 जनवरी 2019 में राजीव सक्सेना जब आए हैं दुबई से, उसके बाद अप्रूवर बने हैं, सारी जांच हो रही है, उसके बाद ये सारे नाम सिलसिलेवार तरीके से आ रहे हैं। और जिस दिन उन्होंने बोल दिया, इनमें से किसी ने बोल दिया, अभी ईडी ने तुरंत सप्लीमेंट्री दाखिल की है जिसमें रितुल पुरी में आपको बता देता हूं, कमलनाथ के भांजे, उनको बुलाया गया इंट्रोगेशन के लिए और उन्होंने किसी एक का नाम ले लिया।
तो क्यों नहीं वो अंदर जाएगा, उससे जांच होगी। आपने देखा कि अलग अलग केसेस में जांच चल रही है। अभी सीधे सीधे तौर पे कोई भी एक व्यक्ति नाम लेता है जो कि दलाल पाए गए हैं इस मामले में, उन दलालों ने कह दिया कि हाँ भाई फलाने पे एसपी त्यागी को जेल हुई, एसपी त्यागी का नाम सामने आया, उनकी कंपनी थी, उस कंपनी में उनका नाम था, डायरेक्टर थे, एयरफोर्स के वाइस डिप्टी एक्स चीफ थे, फिर भी हुआ, उनको फिर जमानत पे बाहर आए। तो यहां पे भी सीधे तौर पे नाम आए, उसके प्रमाण मिले, इन्होंने अगर बोल दिया कि हाँ मैं मिडिलमैन था और हमने ये पैसे फलाने व्यक्ति को दिए, तो तुरंत ही वो आदमी भी पीछे जाएगा। इसमें कहने की कोई बात नहीं है। जल्दी ये सरकार ने कर दिया है साफ तौर पे। बिल्कुल। देखिए एक मिनट विजय, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास। लेकिन बात वही है ना कि 5 साल के आपने बताया एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन फिर कुछ ठोस होता भी तो दिखाना पड़ेगा। आप सिर्फ क्रिश्चियन मिशेल, आप सिर्फ एजेंसियों का हवाला कौन सा देकर के हुई नाम है लेते आज रहे। तक, किस अब कौन सा अपराधी देश में वापस आया, जरा पता कीजिएगा देश के इतिहास में। क्रिश्चियन मिशेल पहली बार वापस आया है, ठीक है। दलाल है, मिडिलमैन और अंकल है। संबंध बता देता हूं, इमरान भाई बहुत साहब, राहुल गांधी के अंकल हैं, राजीव गांधी के दोस्त है क्रिश्चियन मिशेल, इसलिए कांग्रेस की सरकार ने उन्हें बख्शा था और कोई कारण नहीं। मैं जहां से कह के जाना बहुत सख्त इल्जाम, जल्दी जवाब दीजिए। इन्होंने मोदी जी की पोल खोलकर रख दी है। इन्होंने कहा है भाजपा प्रवक्ता ने कि मोदी जी इस मामले में व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट ले रहे थे। देश का प्रधानमंत्री है ना, देश का प्रधानमंत्री व्यक्तिगत इंटरेस्ट का मतलब एजेंसी तो कहना चाह रहा है कि मैं इतना ताकतवर था कि मुझे कोई हिला नहीं सकता था। प्रधानमंत्री को जब पता है कि हाँ ये चोर है, प्रधानमंत्री तो कहता है कि हाँ मैं देश का चौकीदार हूँ, मैं सब कुछ करूंगा। प्रधानमंत्री किया, करते रहेंगे। वो हर बार सूटकेस लेकर आता था क्या? वो हर बार मिशेल जो 300 बार आया कि वो हर बार रिश्वत का पैसा लेकर आता था क्या? एक बार पकड़ा गया, जब पकड़ा गया तो हो सकता है, बाकी समय नहीं पकड़ा गया, सिंपल बात है। हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे, जैसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि जांच का विषय है, इलेक्शन का दौर है, सब इसको अपने अपने तरीके से कैश कराने की जरूर कोशिश करेंगे। अब देखते हैं आगे इस पूरे मामले की जांच जारी है, क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी नहीं तो मैं आपसे और बात करना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए जी सलाम।